आखिर आंसर राइटिंग के संदर्भ में समस्या क्या है? तो मोटे तौर पे देखेंगे तो समस्या एक ही है। समस्या एक ही क्या है? क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझना। अगर हम प्रश्न को ही बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर आंसर लिखेंगे कैसे? और आपको पता है बीपीएससी के सिलेबस में चेंज आया, क्वेश्चन के पैटर्न में भी चेंज आया। अब आप देखिएगा, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, आपको लगभग 15 शॉर्ट नोट्स लिखना होता है और 5 फुल क्वेश्चन लिखना होता है। तो क्वेश्चन का दायरा काफी बड़ा हो गया है ना। फुल क्वेश्चन भी लिखते हैं तो मोटा मोटी अबाउट 400 450 वर्ड में होता है, और जितने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं वो भी लगभग 150 150 वर्ड में लिखना है। तो वैसी स्थिति में अगर हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो हम वाकई बेहतर आंसर लिख ही नहीं सकते हैं जो डिमांड कर रहा है। ठीक है। और आज तक जब कॉलेज में पढ़ते थे, बीए किया, इंटर किया, तो आंसर राइटिंग का स्किल तो डेवलप ही नहीं किया। नहीं, जो आता था सिर्फ टॉपिक मिलना चाहिए, क्वेश्चन में लिख देना है। वो क्या डिमांड कर रहा है सेकेंडरी है, हमें जो आता है हम वही लिखेंगे, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि अशोक ने धम्म नीति को क्यों अपनाया, और हमने पढ़ा है धम्म नीति की विशेषता, तो लिख देंगे। नंबर भी टीचर दे ही देते थे। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो वैसी स्थिति में हमें एक्यूरेट आंसर लिखना है, तो चीजों की बेहतर समझ तो होनी ही चाहिए, तभी हम अच्छा लिखेंगे। तो ये आंसर राइटिंग की समस्या एक ही है, क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझना। चूंकि हम क्वेश्चन को ठीक से समझते नहीं तो फिर आंसर लिखेंगे क्यों? तब प्रश्न बनता है कि आखिर हम क्वेश्चन को ठीक से समझते क्यों नहीं? क्या वजह है कि हम प्रश्न को ठीक से नहीं समझते हैं? यहां पे भी कुछ कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन में कभी कभी कठिन शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी कठिन वाक्य का इस्तेमाल हो जाता है ना। जनरली देखिएगा क्वेश्चन के साथ विभिन्न प्रकार के पुछल्ले शब्द भी होते हैं, है ना। तो पुछल्ले शब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे विवेचना करें, वर्णन करें, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, कमेंट करें, टिप्पणी करें, हाईलाइट करें, प्रकाश डालें। अब बेसिक फर्क ही मालूम नहीं है तो फिर आंसर में जो आता है वही लिखेंगे, है ना। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न जो होता है वो बहुपक्षीय होता है। एक ही क्वेश्चन में देखिएगा कि एक दो और हिडन क्वेश्चन होता है, हेड टेल करके क्वेश्चन दिया रहता है। यह भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है ना? तो अगर इस समस्या का समाधान हो, मान लिया जाए सब्जेक्ट विशेष पे हमारी पकड़ है, हमने पढ़ा है, टॉपिक के बारे में जानकारी है, लेकिन कभी शब्द को लेकर, कभी सेंटेंस को लेकर, कभी उछल्ले शब्दों को लेकर, या कभी बहुपक्षीय क्वेश्चन है, कुछ हिडन क्वेश्चन है, इसको लेकर प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। नहीं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आप ऐसे सोचिए, कोई कठिन शब्द है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कठिन शब्द अगर है तो संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। या जस्ट आप देखेंगे बगल में इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो वैसी स्थिति में इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे, या शब्द को क्या करेंगे, तोड़कर अलग अलग करेंगे, तो वैसी स्थिति में शब्द के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर लंबा सेंटेंस है तो सेंटेंस को भी क्या करेंगे, कई पार्ट में तोड़ेंगे, और तब क्वेश्चन में क्या करेंगे, कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, किस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन का डिमांड है। तो कठिन बाकी का भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बहुपक्षीय क्वेश्चन है तो उसे अलग अलग पार्ट में तोड़कर देखेंगे, भाई क्या क्या डिमांड कर रहा है, हो सकता है कारण भी डिमांड कर रहा हो, है ना। साथ ही साथ लिमिटेशन की भी बात कर रहा हो, है ना। इसकी कमियों को उजागर करे, यानी लिमिटेशन के बारे में पूछ रहा हो। तो यहां पे भी क्या है कि अलग अलग पार्ट में आप सेंटेंस को तोड़ेंगे तो कीवर्ड के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन में किस किस चीज का डिमांड हो रहा है ना।
तो ये कठिन शब्द, कठिन वाक्य या बहुपक्षीय क्वेश्चन है, खूब सुकून के साथ पढ़ेंगे। हिंदी में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश को पढ़ेंगे, शब्द को, सेंटेंस को तोड़कर पढ़ेंगे, समझना आसान हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब रही बात पुछल्ले शब्दों की, है ना, जहां पे अक्सर क्या होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर पूछता है व्याख्या करें तो वही लिखते हैं, और अगर पूछता है प्रकाश डालें तो वही लिखते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें यानी डिमांड कुछ और कर रहा है, विश्लेषण करें डिमांड कुछ और कर रहा है। इसका मतलब है इसको जानने की जरूरत है। ये अगर जान रहे हैं तो हम बेहतर तरीके से डिमांड के हिसाब से आंसर को प्रेजेंट करेंगे। समझ सकते हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये पुछल्ले शब्दों के संदर्भ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे पुछल्ले शब्द होते हैं जहां पे कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। उस मुद्दे के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसको उसी हिसाब से प्रेजेंट कर देना है। उसमें आपकी राय नहीं मांग रहा है, आपको अपना विचार प्रेजेंट नहीं करना है, उसमें मात्र ऑब्जेक्टिविटी है। जो आप उसके बारे में जानते हैं सीधे प्रेजेंट कर देंगे, वही डिमांड कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जैसे कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन देता है चर्चा करें, डिस्कस करें, पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या, वर्णन करें, विवरण करें, है ना। क्वेश्चन पूछता है विवेचना करें, व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें, है ना। या क्वेश्चन पूछता है उल्लेख करें, है ना। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हाईलाइट करें, प्रकाश डालें, है ना। आप देखिएगा, आपने एग्जाम दिया होगा ग्रेजुएशन का या बीपीएससी का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो आप देखिएगा इस तरह के शब्द आते हैं, है ना। डिस्क्राइब कीजिए, डिस्कस कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ब्रिंग आउट कीजिए, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आपको अपनी राय नहीं देनी है, आंसर में किसी क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्वेश्चन पूछा है वो जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करना है। उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, सिस्टमैटिक क्या करना है उसको प्रेजेंट कर देना है। कभी कभी इसी में पूछता है सूचित करें, है ना, सूचित करें, इंडिकेट करें, यानी कोई दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हां, अगर क्वेश्चन पूछता है प्रकाश डालें, इसमें एक टर्म ऐसा है प्रकाश डालें जहां पे क्रिएटिविटी की गुंजाइश है। जब पूछता है प्रकाश डालें, इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि आप ऐसा प्रेजेंट कीजिए कि हमें इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो किसी भी मुद्दे के बारे में अगर हम प्रेजेंट करते हैं, सामने वाला इजीली समझे, तो हम क्या करते हैं, तुलनात्मक रूप में किसी के साथ तुलना करके हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं। टाइम के आधार पे तुलना कर सकते हैं, स्पेस के आधार पे तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल डालते हैं, किसी इवेंट से तुलना करते हैं और तब प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि जांचने वाला सही तरीके से समझ जाए। तो प्रकाश डाले में थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है, बाकी ये सब जो भी है इसमें कोई खास क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ और पुछल्ले शब्दों की मैं बात करूंगा। जैसे मान लिया जाए, कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन पूछता है आलोचना करें, या क्या पूछता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली एवेल्युएट करें, है ना। या क्वेश्चन पूछता है कमेंट करें, टिप्पणी करें। या क्वेश्चन पूछता है परीक्षण करें, एग्जामिन करें, है ना। या क्वेश्चन होता है समीक्षा करें। या कभी कभी क्वेश्चन देता है रेट करें, रेट करें यानी किसी इवेंट के बारे में उसके मूल्य का निर्धारण करें, है ना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, आलोचना करें, समालोचना करें, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, टिप्पणी करें, परीक्षण करें, समीक्षा करें, है ना, या मूल्य का निर्धारण करें, रेट करें, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रहा है
इसका मतलब स्पष्ट है कि वो डिमांड कर रहा है कि आप उस विषय के संदर्भ में खूब अच्छी तरह जांच परख कर अपनी राय को दें। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है मूल्यांकन करें, तो यह मान लेना है कि वो आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है, समालोचनात्मक मूल्यांकन पूछ रहा है। तो यह करना क्या है कि किसी भी कंटेंट्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम ऐसे क्वेश्चन को लिखते हैं, तो ध्यान रखना है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को, उसके निगेटिव एस्पेक्ट को, दोनों को साथ साथ प्रेजेंट करेंगे और तब हम क्या करेंगे, अपनी राय को देंगे। यानी किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से, दुराग्रह से एकदम मुक्त रहते हुए, एकदम तौल कर कह सकते हैं तटस्थ रूप से आप समीक्षा करेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, निगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, देन हम उसके बारे में प्रेजेंट करेंगे। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब यह नहीं कि खाली निगेटिव लिखना है, उसकी शिकायत करना है, नहीं। चूंकि उसके निगेटिव पार्ट को भी सामने रखेंगे, पॉजिटिव पार्ट को सामने रखेंगे, तभी यह निर्णय पे पहुंचेंगे कितना पॉजिटिव है या कितना निगेटिव है। कहने का मतलब है तटस्थ रूप से अपने विचार को प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी उसके इंपॉर्टेंस का भी ख्याल रखेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखेंगे, उसके निगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे, देन अपने विचार को हम प्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन पूछता है टिप्पणी करें, अगर क्वेश्चन पूछता है परीक्षण करें, या अगर क्वेश्चन पूछता है क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो हम इसी रूप में आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा कि उछल्ले शब्द में पूछ देता है विश्लेषण करें, देखिए होंगे कई बार क्वेश्चन पूछ देगा विश्लेषण करें। इसका मतलब क्या होता है, विश्लेषण करने का मतलब क्या है, उसके संदर्भ में हर फीचर्स के बारे में हमें प्रेजेंट करना है ना। अगर कोई इवेंट है तो कब का है, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में प्रेजेंट करेंगे। यानी उसके संदर्भ में जो चीजें हैं सभी को अलग अलग करके हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कभी कभी आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछ देता है क्या, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा पुष्टि करें, ध्यान दिया होइएगा, क्वेश्चन पूछता है पुष्टि करें, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, अगर पूछ रहा है कि अमुक इवेंट की पुष्टि करें, इसका मतलब है उसको उसी रूप में साबित करना है। उसके लिए आप तर्क का इस्तेमाल करेंगे, एविडेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे मान लिया अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि सुलेमान कहता है कि हमारी व्यवस्था जो है स्पंज की तरह काम करती है, गंगा को सोखती है, टेम्स के किनारे निचोड़ देती है, इस कथन की पुष्टि करें। इसका मतलब इसके पक्ष में हम एविडेंस देकर इसको क्या करेंगे, सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। अगर पूछ रहा है पुष्टि करें, तो आई बात समझ में। यही समस्या है जहां पे क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। अब आप सोचिए कि अगर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, तो वैसी स्थिति में किसी भी क्वेश्चन के अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता होगा कि किसी भी आंसर का 3 पार्ट होता है। एक तो इंट्रो होता है, दूसरा क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है, और तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन होता है ना। मोटे तौर पे समझिएगा, इंट्रो का मतलब होता है भूमिका, हम क्या लिखने जा रहे हैं ये हम बताते हैं इंट्रो में। ठीक है, अब क्वेश्चन के कीवर्ड को ढूंढकर हम बॉडी पार्ट तैयार करते हैं, जो भी वो डिमांड कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कीवर्ड क्या है, मौर्य कला की विशेषता, फीचर्स, है ना। तो हम बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में प्रेजेंट करते हैं, और तब जिन चीजों को हमने प्रेजेंट किया और कैसा पाया, उसका क्या विस्तार है, उसके बारे में प्रेजेंट करते हैं, कहां, कंक्लूजन में, है ना। यानी तीनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है, जुड़ा हुआ है। अब ध्यान रखना है कि किसी भी आंसर का ये 3 पार्ट तो है ही, तब फिर हम आंसर राइटिंग में किन बातों का ख्याल रखेंगे कि हम बेहतर आंसर लिखें। हमें पता है इंट्रो लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है,
कैसे लिखना है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसा सेंटेंस होना चाहिए, है ना, या क्या कुछ एविडेंस का इस्तेमाल करना है। तब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जीएस का जो क्वेश्चन है लगभग 20 क्वेश्चन लिखना होता है, जिसमें 15 तो आपका शॉर्ट नोट्स ही है। मुश्किल से 150 वर्ड में आपको आंसर शॉर्ट नोट्स का लिखना है। तो जाहिर सी बात है कंटेंट बेस्ड तो होगा, यानी उसके बारे में आप क्या जानते हैं आप प्रेजेंट कर दीजिए। मान लीजिए पूछ दिया संथाल विद्रोह, हमको 150 वर्ड में लिखना है, तो हम वहां पे प्रेजेंट क्या करेंगे? संथाल विद्रोह कब हुआ, उसका एरिया क्या है, उसका नेता कौन है, क्या रीजन है, क्या इंपैक्ट हुआ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एकदम सीमित वर्ड में उसको प्रेजेंट कर देंगे, हमारा आंसर तैयार हो गया। यानी अगर 150 वर्ड में लिखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर हमें बड़ा क्वेश्चन जो लिखना है, जो 450 वर्ड में होगा, 400 वर्ड में होगा, तो हम वहां पे क्या क्या चीज का, किन किन बातों का ख्याल रखेंगे? तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज तो ध्यान देने का चीज क्या है, किसी भी आंसर में विस्तार को ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि हम कितने वर्ड में आंसर लिखें। ये नहीं कि अब क्वेश्चन मिल गया हम 1000 वर्ड में लिखने जा रहे हैं, नहीं। यानी अगर है कि हमें 400 वर्ड में लिखना है, तो दायरा हमारा एकदम फिक्स होना चाहिए, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें कितने वर्ड तक सीमित रखना है, यानी आंसर का दायरा क्या होगा, विस्तार क्या होगा, इसका ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल रखना है किस चीज का, अनुपात का ख्याल रखना है। अनुपात कहने का मतलब क्या है, कई ऐसा प्रश्न होगा जो बहुपक्षीय क्वेश्चन होता है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ दिया, क्या भाई 1857 के विद्रोह के कारण को स्पष्ट करते हुए बताएं यह विफल क्यों रह गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें कारण भी हमें प्रेजेंट करना है, और इसमें हमें इसके लिमिटेशन को भी प्रेजेंट करना है, क्यों विफल रहा इसके बारे में चर्चा करनी है ना। तो वैसी स्थिति में हमें इसके अनुपात को ध्यान में रखना होगा कि कितने वर्ड में हमें रीजन के बारे में लिखना है और कितने वर्ड में हमें लिमिटेशन के बारे में लिखना है ना। अगर क्वेश्चन बहुपक्षीय है तो अनुपात का ख्याल रखना जरूरी है कि किस किस पार्ट को हम कितने कितने वर्ड में प्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्वेश्चन में ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, प्रामाणिकता के बारे में। प्रामाणिकता कहने का मतलब क्या है, एविडेंस, क्या स्रोत, क्या साक्ष्य, है ना। या अगर कोई विद्वान कोई कोटेशन दे रहा है अपने, मतलब उसके बारे में उनका कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, उन चीजों को कोट करेंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो उससे अपने पक्ष में जो हम तर्क दे रहे हैं, उस पक्ष में हमारे पास क्या एविडेंस है, या किसी कंटेम्पररी विद्वान ने उसके बारे में क्या कहा है, उसे अगर हम कोट करते हैं तो आंसर का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। जांचने वाले को भी खुशी होगी, है ना, कि आपने अच्छा आंसर लिखा, ठीक है। तो प्रामाणिकता का भी ख्याल रखेंगे, बहुत जरूरी है। चलिए, उसके बाद ध्यान रखेंगे एक अच्छे आंसर राइटिंग में किस चीज का, भाषा का ख्याल रखेंगे। आजकल मतलब कि जनरली क्या है, हम लोगों की भाषा थोड़ी बिगड़ सी गई है, क्योंकि मैसेज करते हैं तो मैसेज के क्रम में क्या होता है, हिंदी भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं। यू लिखना हुआ तो सीधे यू से काम चला दिया, वाई यू लिखा ही नहीं। जब बात करते हैं तो बीच में टर्म इंग्लिश भी आ जाता है, और आजकल तो जस्ट एक फैशन सा हो गया है, अंग्रेजी आए या ना आए कुछ टर्म इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। हम गए थे बट हम मिलने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं, ये बीच में एक ब्यूटी आ ही जाता है बट। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। आपका जो मीडियम है उसी मीडियम में आप आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है भाषा क्या हो, जिस भी मीडियम में आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। और अगर आंसर लिख रहे हैं तो आंसर में एक प्रकार का प्रवाह होना चाहिए, रिदम होना चाहिए। ये नहीं लगे कि एकदम कहीं से कट पेस्ट किया हुआ है, लगे कि नहीं आंसर में एक रिदम है। भूमिका लिखे तो भूमिका से जुड़ा हुआ, फिर आगे बॉडी पार्ट आ गया, बॉडी पार्ट पूरा किए, फिर क्या हुआ, निष्कर्ष आ गया, है ना। तो
भाषा शुद्ध हो और क्या उसमें एक प्रवाह हो, रिदम हो, पर्दे वाले को थोड़ा मजा आए, कितना शानदार लिखा है ना। और तब ध्यान देना किस चीज पर है, कहने का मतलब है तब देखिएगा प्रस्तुतिकरण को। कहने का मतलब कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, क्योंकि यही है जो सबसे पहले दिखता है। नहीं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, सामने वाले को थोड़ा सुंदर लगेगा। कहने का मतलब है हैंडराइटिंग क्या हो, साफ सुथरा हो, क्या हो, सुंदर हो, है ना। ये नहीं कि गिजबिज लिख दिए, एकदम एक लाइन में लिखेंगे, पैराग्राफ को जरूरत के हिसाब से छोड़ेंगे। अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई मैप बना रहे हैं, तो वहां पे ध्यान देंगे कि कहां उसका डिमांड है, यानी आंसर वो हो जो एकदम डिमांड के अनुकूल है और एकदम आई कैचिंग होनी चाहिए, ताकि उसे साफ साफ दिखाई दे, है ना। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर को लिखते हैं, तब यह ध्यान रखना होगा कोई भी पॉइंट मिस ना करे, नंबर बेहतर आता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकदम सिस्टमैटिक 1 2 3 4 लिखेंगे ना कि वहां पे क्रॉस बनाएंगे और स्टार बनाएंगे, नहीं, एकदम कायदे से प्रेजेंट करना है। कहने का मतलब है कि कॉपी पे जो कुछ भी ड्रॉ हो वो देखने में अच्छा लगे, तो सामने वाला पहले ही प्रभावित हो जाता है उस कॉपी से। जाहिर सी बात है कि सिर्फ प्रस्तुतिकरण के कारण 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये बहुत पॉजिटिव पार्ट है। और कभी कभी देखेंगे कि सीधे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं, सीधे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट के पक्ष में लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही कहा गया है पुष्टि करें, नहीं, सीधे लिख दिया कि सुलेमान कहता है कि हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह काम करती है, गंगा को सोखती है और टेम्स के किनारे निचोड़ देती है, आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या है, आप इसके पक्ष में भी जा सकते हैं, इसके विपक्ष में भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें उससे हर हाल में सहमत होना है, ऐसा कई बार स्टेटमेंट पूछ देगा। हो सकता है स्टेटमेंट किसका है नाम मालूम नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता है, उस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है, उसका क्या भाव है, किस संदर्भ में कहा गया है, अगर यह पता है, आप उसके पक्ष में भी जा सकते हैं, आप उसके विपक्ष में जा सकते हैं। ज्यादातर तो विपक्ष में ही आंसर बनता है, ठीक है। आप अच्छा आंसर लिखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बेहतर आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिकल प्रक्रिया है, यह थ्योरेटिकल बताया नहीं जा सकता है। यह अलग बात है कि मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन एक्चुअली इंप्रूवमेंट अगर चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, और वो जो सुधार करेगा उस सुधार को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर रेगुलर 15-20 दिन इस प्रक्रिया से जुड़ गए, तो यह मान के चलिए कि आपको आंसर लिखना आ जाएगा, क्या डिमांड कर रहा है आपको समझना आ जाएगा। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसको प्रैक्टिकली ही डेवलप करने की जरूरत है, तब आप अच्छा आंसर भी लिखेंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, है ना। थैंक यू।